हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सेलों का संयोजन। ठीक है। सेलों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दो प्रकार का होता है। बात करें अपन पहले की श्रेणी क्रम संयोजन की कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। डायग्राम में देखना अपने पास E1, E2 और E3 विद्युत वाहक बल के तीन सेल हैं जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रम से स्मॉल r1, स्मॉल r2 और स्मॉल r3 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। देखना, पहले वाला सेल E1 जो है उसका जो माइनस है वो E2 के प्लस से जुड़ा हुआ है, E2 का माइनस E3 के प्लस से जुड़ा हुआ है, विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा संयोजन ही क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। और इसको अपन ने क्या कर रखा है? कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध से जोड़ रखा है। E1, E2, E3 तीन सेल हैं, इनको मिला के अपन ने पूरे इस डायग्राम को शॉर्ट में ऐसे बना लिया। E1, E2, E3 की जगह क्या लिख दिया? तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट। जो स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 तीनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध थे उनको अपन ने एक जगह करके लिख दिया तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, धारा प्रवाहित हो रही है। डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम में अपन ने A, B, C, D चार पॉइंट दिखा रखे। तो पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल के लिए। प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, क्या लिखेंगे? VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? E1 माइनस IR1। V बराबर क्या लिखा था फॉर्मूला अपन ने? E माइनस IR, या E माइनस V लिखा था, V को क्या लिख दिया? IR। ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेल के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा? VB माइनस VC बराबर E2 माइनस IR2, समीकरण 2। ऐसे ही अपन तीसरे सेल के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा? VC माइनस VD बराबर E3 माइनस IR3। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। श्रेणी क्रम संयोजन में अपन को A व D के मध्य विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता, A और D लास्ट कॉर्नर वाले बिंदु हैं, तो A और D के मध्य विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता चाहिए अपन को। तो VA माइनस VD लिख रहे हैं, वो किसके बराबर होगी? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC और प्लस VC माइनस VD। ठीक है। तो VA माइनस VD बराबर मान रख दो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। तो VA माइनस VD बराबर क्या लिखोगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, नाम दे दिया समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात कर रहे हैं अपन जो तुल्य परिपथ बनाया था उसमें A और D के मध्य विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता लिखना है अपन को, जो शॉर्ट एंड स्वीट में अपन ने बनाया था। उसमें अपन अगर बात करें तो VA माइनस VD की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर लिखोगे? E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखना, समीकरण 4 और 5 की तुलना कर रहे हैं अपन। तो E इक्वलेंट की जगह तो क्या है? E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I है। R इक्वलेंट की जगह क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, 4 और 5 की तुलना कर रहे हैं तो E इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है।
आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर अपने पास ये 3 सेल थे, अगर n सेल होते, क्या होता, n सेल होते, तो n होते तो E इक्वलेंट का मान क्या आता अपने पास, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En। और R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आती, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। n होते तो n तक पहुंच जाते। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखना, बाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल R लिया था, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में प्रवाहित धारा, ठीक है, ओम के नियम से लिख रहे हैं, ओम के नियम से VA माइनस VD बराबर IR। ठीक है, समीकरण 5 से वैल्यू रख दी अपन ने, तो क्या आएगा अपने पास, IR बराबर E इक्वलेंट माइनस IR इक्वलेंट। ठीक है, IR प्लस IR इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट बच गया, I कॉमन ले लिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट बच गया। यहाँ से I बराबर क्या आ गया अपने पास, E इक्वलेंट बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। समीकरण 6 क्या आई अपने पास, जो बाह्य प्रतिरोध माना था अपन ने कैपिटल R, उसमें प्रवाहित धारा। अब यहाँ अपन ने को बात करें कि E इक्वलेंट क्या चीज़ है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 है। R इक्वलेंट पूछे तो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वैल्यू रख के अपन यहाँ करंट I का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन, एक दो स्पेशल केस है अपने पास, विशेष स्थिति बोले। ठीक है, पहली स्थिति लिख रहे हैं, यदि सेलों के संयोजन में जुड़े जो सेल हैं उनका विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध समान है। जैसे अपन ने 3 सेल लिखे थे E1 E2 E3, तो उनके विद्युत वाहक बल भी समान है, E मान लिया। और उनके जो आंतरिक प्रतिरोध लिखे थे स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3, वो भी क्या है, समान है। मतलब ये कह रहा है कि E1 बराबर E2 बराबर E3, ये बराबर है कहाँ तक, En तक, और किसके बराबर मान लिया अपन ने, E के बराबर। और R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर है डैश 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 Rn के, और उसको किसके बराबर मान लिया अपन ने, स्मॉल r के। ठीक है, तो अब देखना, जो E इक्वलेंट लिखोगे वो किसके बराबर आएगा, E प्लस E डैश 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 E। n बार जुड़ेगा तो उसको क्या लिख दे, NE। R इक्वलेंट लिखना चाहे तो क्या होगा, R प्लस डैश 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 R। n बार जुड़ेगा तो क्या लिखोगे, NR। तो E इक्वलेंट की वैल्यू तो क्या आ गई, NE, और R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, NR। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाह्य प्रतिरोध जो कैपिटल R है उसमें प्रवाहित धारा लिख रहे हैं अपन, किसमें, R में। कैपिटल R जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ रखा था उसमें धारा लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो समीकरण 6 आई थी अपने पास, समीकरण 6 क्या थी, I बराबर E इक्वलेंट बटे R प्लस R इक्वलेंट। क्या थी 6, I बराबर E इक्वलेंट बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। ठीक है, इसमें मान रख दो, E इक्वलेंट का मान कितना है, NE बटे R प्लस NR। ठीक है, तो I का मान कितना आ गया, NE बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू R। ठीक है, अब देखना, इसमें अपन बात कर रहे हैं केस फर्स्ट। ठीक है, यदि NR की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, कैपिटल R। ठीक है, तो R लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर, या R को क्या करने पर, नगण्य मानने पर।
तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आई बराबर एन ई बटे एन आर, एन से एन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ई बटे आर। आई बराबर क्या आ गया, ई बटे आर। दूसरे केस में अपन कह रहे हैं कि यदि एन आर की वैल्यू लेस देन हो कैपिटल आर से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एन आर लगभग 0 या नगण्य के बराबर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, आई बराबर एन ई बटे कैपिटल आर। आई बराबर एन ई बटे कैपिटल आर। ये थी अपने पास पहली विशेष स्थिति, जब अपन ने क्या माना था, संयोजन में जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन जो विशेष स्थिति नंबर कितनी थी अपने पास, 2। दूसरा जो स्पेशल केस है, विशेष स्थिति है, उसमें अपन कह रहे हैं कि 2 सेलों के संयोजन में एक सेल की ध्रुवता को बदल दिया जाए तो तुल्य विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 प्राप्त होगा, लेकिन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध वही होगा। लेकिन जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान वही रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई 2 सेल जुड़े हुए हैं, उन दोनों में से एक सेल की अगर ध्रुवता बदल दी अपन ने, प्लस माइनस आपस में चेंज कर दिए, तो तुल्य विद्युत वाहक बल तो कितना प्राप्त होगा, या तो E1 माइनस E2 आएगा या फिर E2 माइनस E1 आएगा। लेकिन जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध था R इक्विवेलेंट, उसका मान वही सेम रहेगा जो पहले समान ध्रुवता में थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करते हैं अपन दूसरा जो संयोजन था, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन में अपन क्या कहेंगे कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के टर्मिनल दूसरे सेलों के समान ध्रुवता वाले टर्मिनलों से जुड़े हो, ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो परिपथ चित्र बनाते हैं। चलो डायग्राम में देखना, 3 सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1, E2, E3 हैं और इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः क्या है, स्मॉल r1, स्मॉल r2 और स्मॉल r3 है। ठीक है, इसका अपन ने तुल्य परिपथ भी बना लिया। E1, E2, E3 की जगह अपन ने क्या लिख लिया, तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट। R1, R2, R3 की जगह R इक्विवेलेंट और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R जुड़ा हुआ है। तुल्य परिपथ भी अपन ने बनाया। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्ट था, पहले सेल की टर्मिनल वोल्ट था, क्या लिखोगे, VA माइनस VB बराबर E1 माइनस I1 R1, समीकरण 1। VA माइनस VB बराबर E1 माइनस I1 R1, समीकरण 1। दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता लिखोगे तो VA माइनस VB बराबर क्या आएगा, E2 माइनस I2 R2, समीकरण 2। ऐसे ही तीसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता लिखोगे तो VA माइनस VB बराबर क्या आएगा, E3 माइनस I3 R3। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समीकरण 1, 2 और 3 से अपन क्या कर रहे हैं, पहले, दूसरे और तीसरे सेल में प्रवाहित धारा लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले के लिए लिख रहे हैं अपन, फर्स्ट सेल के लिए I1 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, E1 बटे R1 माइनस VA माइनस VB बटे R1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सेल के लिए I2 बराबर लिखेंगे, दूसरे सेल के लिए I2 बराबर क्या आएगा, E बटे R2 माइनस VA माइनस VB बटे R2। तीसरे सेल के लिए I3 बराबर E बटे R3 माइनस VA माइनस VB बटे R3। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों सेलों के लिए अपन ने जो प्रवाहित धारा थी I1 I2 I3 उसका मान लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों सेलों के कारण अपन ने प्रवाहित धारा लिखी। इसके बाद अपन बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में कुल धारा I बराबर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3 तीनों के मान हैं आपके पास, तीनों मान रख दो। तो I बराबर E1 बट्टे R1 माइनस VA माइनस VB बटे R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 माइनस VA माइनस VB अपॉन R3। तीनों के मान रख दिए। ठीक है, I बराबर E वाली टर्म्स को एक जगह रख लो, तो क्या लिखोगे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस VA माइनस VB कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे। अब अपन बात करते हैं जो तुल्य परिपथ बनाया था अपन ने, उसमें ए और बी के मध्य कुल तुल्य विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता लिख रहे हैं। ठीक है, तुल्य परिपथ की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 5। यहाँ से अपन आई का मान निकालने तो किसके बराबर आएगा, ई इक्वलेंट बटे आर इक्वलेंट माइनस वी ए माइनस वी बी बटे आर इक्वलेंट, इसको नाम दे दिया समीकरण 6। ठीक है, अब जो समीकरण 4 में अपने पास धारा का मान आया था और समीकरण 6 में भी किसका मान है, धारा का मान आया, तो समीकरण 4 और 6 की तुलना कर दो। समीकरण 4 व 6 की तुलना करने पर, ठीक है, 4 और 6 की तुलना करोगे तो क्या आएगा अपने पास, ई इक्वलेंट बटे आर इक्वलेंट बराबर, तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3। ठीक है, और 1 अपॉन आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन बाह्य परिपथ में जो कैपिटल आर प्रतिरोध जोड़ रखा था अपन ने, उस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। ठीक है, कैपिटल आर में धारा निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, कैपिटल आर में धारा लिखने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी बराबर आई आर। ठीक है, समीकरण 5 से क्या कर दिया, मान रख दिया। समीकरण 5 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 क्या थी अपने पास, देखो, वी ए माइनस वी बी बराबर ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, तो वी ए माइनस वी बी की जगह क्या रख दिया, आई आर। तो क्या बन गया, आई आर बराबर ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। यहाँ से क्या लिखोगे, आई आर प्लस आई आर इक्वलेंट बराबर ई इक्वलेंट। आई कॉमन ले लिया, क्या बच गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट बराबर ई इक्वलेंट। तो आई बराबर क्या आ गया, ई इक्वलेंट बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वलेंट। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 7। ठीक है, यहाँ अपने पास ई इक्वलेंट क्या चीज़ है, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3। ठीक है, और R इक्वलेंट क्या चीज़ है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर n सेल होते तो n सेलों के लिए अपन क्या लिख देंगे,
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 EN अपॉन RN, और R सेल 1 अपॉन R इक्वलेंट, तो जो अगर n होते तो 1 अपॉन R इक्वलेंट क्या आ जाता, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 1 अपॉन RN तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपने पास आ गई जो बाह्य परिपथ में बाह्य जो प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ रखा था उसमें प्रवाहित धारा का मान आ गया समीकरण 7 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बात करते हैं विशेष स्थिति। फर्स्ट है, जब संयोजन में जुड़े सेल का जो जितने भी सेल जुड़े हुए उनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों बराबर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या लिखेंगे, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर डैश डैश बराबर EN बराबर क्या मान लिया अपन ने, E। जितने भी सेल जुड़े हुए उनके विद्युत वाहक बल सबके क्या है, बराबर है। और दूसरी चीज आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डैश डैश RN बराबर किसके मान लिया अपन ने, स्मॉल r। ठीक है, तो यहां से अपन E इक्वलेंट बटे R इक्वलेंट की जो वैल्यू लिखोगे वो क्या आएगा, सॉरी E बटे R, E बटे R, E बटे R, n बार जुड़ेंगे तो मान क्या आ जाएगा, n E बटे R। 1 अपॉन R इक्वलेंट लिखोगे तो 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R डैश 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 n अपॉन R। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करें अपन कि E इक्वलेंट बटे R इक्वलेंट की वैल्यू तो क्या आ गई, n E बटे R। ठीक है, और R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, R बटे N। R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, R बटे N। ये 1 अपॉन R की वैल्यू थी N अपॉन R, तो R इक्वलेंट क्या हो गया, R बटे N। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि बाह्य परिपथ से जुड़ा जो प्रतिरोध है कैपिटल R, उस कैपिटल R में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। कैपिटल R में धारा लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो समीकरण 7 आई थी अपने पास क्या आई थी, I बराबर E इक्वलेंट बटे R प्लस R इक्वलेंट। तो यहाँ से मान रखोगे तो क्या आएगा मान, E बटे R प्लस स्मॉल r बटे n। ठीक है, E इक्वलेंट की जगह अपन ने क्या रखा है, E। क्यों, क्योंकि E इक्वलेंट बटे R इक्वलेंट की वैल्यू क्या थी, n E बटे R। तो यहाँ से अगर E इक्वलेंट की बात करें तो वो किसके बराबर, E के बराबर। ठीक है, तो I बराबर क्या आ गया, E बटे R प्लस स्मॉल r बटे n। ये क्या आ गया अपने पास, कैपिटल R जो बाह्य परिपथ में प्रतिरोध जोड़ रखा था उसमें प्रवाहित धारा का मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, I बराबर n E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I बराबर n E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब बात कर रहे हैं अपन केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में अपन ये कह रहे हैं कि यदि कैपिटल R का मान स्मॉल r बाई n से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में r बाई n लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर, या अपन इसको क्या कहते हैं, नगण्य। तो I बराबर क्या आएगा, E बटे R। I बराबर क्या आएगा, E बटे R। बात करें अपन केस सेकंड की, यदि कैपिटल R का मान बहुत कम हो किसकी तुलना में, स्मॉल r बाई n की तुलना में, तो इस स्थिति में क्या होगा, कैपिटल R लगभग किसके बराबर, 0 या नगण्य के बराबर। तो I बराबर क्या आएगा, n E बटे R। I बराबर क्या आएगा, n E बटे स्मॉल r। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था अपने पास समांतर क्रम संयोजन और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अगली हेडिंग के रूप में अपन बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। अगली हेडिंग क्या है अपनी, विद्युत ऊर्जा। तो अपन विद्युत ऊर्जा किसको कहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए दी गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
धारा प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा देंगे अपन, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्मॉल q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। कोई एक चालक है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर किसी आवेश को प्रवाहित करना है तो जितना कार्य करोगे उतना ही क्या होगा? विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। यही अपन ने डेफिनेशन में कहा था कि धारा प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा ही क्या है? विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, अपन लिखते हैं W बराबर कार्य Q आवेश को लेके जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो W बराबर क्या लिखेंगे? QV के बराबर। ठीक है, अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? IT। अरे I बराबर क्या लिखते हो? Q बटे T। तो Q बराबर क्या लिख दिया? IT। तो W बराबर क्या आ गया आपके पास? IT इंटू V। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, W बराबर VIT। W बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? VIT। W क्या चीज़ है? कार्य है Q आवेश को ले जाने में। यही किसके बराबर होगा? विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। तो अपन ने किससे लिख दिया? U से। V क्या चीज़ है? विभवांतर है। I क्या चीज़ है? धारा है। और स्मॉल t क्या चीज़ है? समय है। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्मूले की फर्स्ट फॉर्म। इसको अपन सेकंड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। सेकंड फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो W बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? V की जगह क्या रख दिया? IR इंटू IT। तो W बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? I²RT। W बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? I²RT। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर बात करें इसकी अपन थर्ड फॉर्म की, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में अपन I बराबर क्या लिख सकते हैं? V बटे R। V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बटे R। तो W बराबर VIT था, तो V इंटू आई की जगह क्या रख दिया? V बटे R इंटू में क्या है? T। तो W बराबर क्या आ गया? V²/R इंटू में T। W बराबर क्या आ गया? V²/R इंटू में T। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन विद्युत ऊर्जा के मात्रक की। विद्युत ऊर्जा के मात्रक की, तो मात्रक जो होता है वो क्या लिखते हैं अपन? जूल। मात्रक क्या लिखेंगे? जूल। और बात करें इसके व्यापारिक मात्रक की, तो वो होता है किलोवाट घंटा, KWH। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 1 यूनिट। या 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होगी? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ठीक है, ये था इसका मात्रक। यहाँ तक समझ में आ गया। एक छोटी सी हेडिंग और अपनी, विद्युत ऊर्जा व ऊष्मा में संबंध। विद्युत ऊर्जा व ऊष्मा में संबंध, या इसको अपन जूल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा के समानुपाती लिखते हैं। W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H, और W बराबर क्या लिखते हैं? JH। W बराबर क्या लिखते हैं? JH। W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। H क्या है? ऊष्मा है। J क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। और J की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 4.2 जूल बटे कैलोरी। J की वैल्यू क्या होती है? 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, अब अगली जो हेडिंग है अपनी, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, तो समय के सापेक्ष विद्युत ऊर्जा के खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं? P बराबर W बटे T। नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। मतलब समय के सापेक्ष विद्युत ऊर्जा के जो खर्च करने की दर है उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं।
यहाँ अपन ने फॉर्मूला लिखा P बराबर W/T। P क्या चीज़ है? विद्युत शक्ति है। W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। T क्या है? समय है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन ने W के लिए फॉर्मूला लिखा था W बराबर VIT। W बराबर क्या लिखा था? VIT। तो P बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? VIT/T। T से T कैंसिल हो गया, तो नया फॉर्मूला P के लिए क्या बन के आ गया अपने पास? VI। P का क्या फॉर्मूला आ गया? VI। ठीक है, अगर ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसको अपन सेकंड फॉर्म में चेंज करना चाहें, दूसरे रूप में लिखना चाहिए इसी फॉर्मूले को, तो P बराबर अपन क्या लिखते हैं? W/T। तो W का एक सूत्र तो क्या था? VIT। दूसरा एक फॉर्मूला अपने पास और था W का। W बराबर अपन ने क्या लिखा था? I²RT। तो यहाँ रखोगे तो क्या रख दिया? I²RT/T। T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? I²R। ठीक है, बात करें अपन इसकी थर्ड फॉर्म की, तो P बराबर एक फॉर्मूला अपन ने और लिखा था W बराबर क्या? P बराबर अपन ने यहाँ क्या लिखा? W/T। W की तीसरी फॉर्म क्या थी अपने पास? V²R/T। तो यहाँ W की जगह क्या रखोगे? V²R/T और बट्टे में T। T से T कैंसिल हो गया, तो मान क्या आ गया? P बराबर V²R। ये क्या आ गई? इसकी तीसरी फॉर्म। ठीक है, बात करें इसके मात्रक की, विद्युत शक्ति के मात्रक की, तो पहला मात्रक अपन कहते हैं वाट। ठीक है, एक मात्रक और है इसका प्रचलित, HP, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ठीक है, HP, हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, अब बात करें अपन 1 वोट की परिभाषा की। 1 वाट की परिभाषा लिख रहे हैं साहब। ठीक है, तो P बराबर क्या लिखते हैं? W/T। यदि अपन ये कह दें कि W का मान 1 जूल हो और T का मान कितना हो? 1 सेकंड हो, तो P का मान कितना आएगा? 1 वाट आएगा सर। P का मान कितना आएगा? 1 वाट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बना दी कि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा के खपत की दर को 1 वाट शक्ति कहते हैं। ठीक है, एक नोट में अपन बात कर रहे हैं, एक फॉर्मूला है, कई जगह काम आता है। तो जो पावर स्टेशन से घरों तक आने वाली जो विद्युत धारा है, उसके संचरण से तारों में जो शक्ति का क्षय होता है, ठीक है, या जो शक्ति की हानि होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है PC बराबर P²RC/V²। PC बराबर P²RC/V²। यहाँ PC क्या चीज़ है? संचरण में तारों में शक्ति क्षय। P क्या चीज़ है? विद्युत शक्ति। RC क्या चीज़ है? संचरण तारों का प्रतिरोध। और V क्या है? वोल्टता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कई बार न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है, तो आपको यही बता दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक छोटी सी सब हेडिंग और है अपने पास, अति चालकता। इसमें देखना कि एक निश्चित ताप पर चालक की प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाती है। पदार्थ के इस गुण को अति चालकता कहते हैं तथा इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अति चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर अति चालकता की घटना होती है, उस ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। मतलब जिस ताप पर यह घटना घटित होती है, उसी टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। अगली बात, अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव। क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव। किसको कहते हैं? एक बार वापस सुनना। अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मेसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, एक बात और सुनना
कि अति चालक पदार्थ का उपयोग अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबक बनाने में किया जाता है, जिन्हें अति चालक चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन अति चालक पदार्थों के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो पहला उपयोग है छोटे व अधिक दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने में। दूसरा उपयोग है विद्युत जनित्र बनाने में। तीसरा उपयोग है सुपर कंप्यूटर बनाने में। और चौथा उपयोग है अति चालक चुंबक बनाने में। ठीक है, ये था अपने पास अति चालकता और जो अति चालक पदार्थ थे उनके उपयोग। यहाँ तक समझ में आ गया। अगली जो एक हेडिंग है अपने पास, 1 ओम की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, बहुत सी बार इसको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखना कि 1 ओम की अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो क्या है। एक बार बोल रहा हूँ, उसके बाद लिख दूंगा या साथ साथ लिख देते हैं। चलो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 106.30 सेंटीमीटर लंबे तथा 14.45 ग्राम द्रव्यमान के पारे स्तंभ के प्रतिरोध को 1 ओम एक अंतर्राष्ट्रीय ओम की परिभाषा कहते हैं सब। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा 106.30 सेंटीमीटर लंबे तथा 14.45 ग्राम द्रव्यमान के पारे स्तंभ के प्रतिरोध को 1 ओम अंतर्राष्ट्रीय 1 ओम कहते हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल। ये क्या है? 1 ओम की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस प्रकार से अपना ये जो चैप्टर था 5वां विद्युत धारा वो कंप्लीट हो गया। ऑफलाइन जितना तो नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम में से अधिकतर चीज़ें आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। और इसी प्रकार आगे के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।